हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। आजकल के समय में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ा ध्यान देने की बात है क्योंकि बस 2 महीने के बाद में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स, है ना? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 8। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ मेजर फॉर मेजर। तो ये एक मुहावरा है, मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा, ऐसा भी कह सकते हैं। और वैसे तो मेजर वर्ब का मतलब होता है, मेजर का मतलब होता है मापना, पैमाइश करना, लेकिन यहाँ मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक द वार्मर सेक्शन कि वार्मर सेक्शन में क्या बातें हैं। हैव यू एवर मेट और सीन हु मे बी एक्सेलेंट? Have you ever met or seen a person who may be excellent in certain things but is asked to do things in which she has no experience? How did he or she perform? Were you amused and enjoyed to see his or her performance? Tell your classmates the lesson that you learned from this experience. तो इसमें ये बातें लिखी हैं कि कभी आपने कभी ऐसे आदमी को देखा है या आप ऐसे आदमी से मिले हैं जो किसी अलग फील्ड का मास्टर हो, किसी अलग विषय में एक्सपर्ट हो, उसमें ज़्यादा जानकारी रखता हो, लेकिन उससे कुछ और ही करने को कहा जा रहा है जिसमें वो मास्टर नहीं है, या ऐसा कह लो कि जिसमें वो अनाड़ी है, उसमें उसे अनुभव नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा क्या? और क्या उसे ये सारा कुछ करते हुए तुम्हें देख करके गुस्सा आएगा या मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा? यहाँ पर ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो बंदा, वो आदमी मास्टर है किसी और फील्ड का और उससे काम करने को कुछ और कहा जा रहा है जिसकी उसे जानकारी नहीं है, जिसका उसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो ठीक है, इसके बारे में ज़रा सोचना और फिर हम लोग बातें करेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट द स्टोरी। Krishnadev Rai was known for his patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine arts. Once he came to know about a brilliant artist named Raja Varma. He invited Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. तो मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने कृष्णदेव राय का नाम सुना है क्या? तो मेरे ख्याल से आपको कृष्णदेव राय का नाम जरूर सुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि 7th क्लास की हिस्ट्री में इनके बारे में लिखा गया है। जहाँ पर मध्यकालीन मिडिएबल इंडिया की बात होती है तो वहाँ पर भी कृष्णदेव राय के बारे में चर्चा है कि वो एक बड़े अच्छे राजा थे और उनके समय में दक्षिणी भारत के काफ़ी सारे हिस्से पर उनका दबदबा था। उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था बनाई थी। उन्हें आर्ट्स के लिए भी काम करना पसंद था। उन्होंने लोगों के लिए भी काफ़ी सारा काम किया। उन्होंने ऐसा भी कुछ सिस्टम बना रखा था कि जो विदेशी व्यापारी आते थे समुद्री इलाकों की तरफ से, उसके लिए टैक्सेशन सिस्टम भी रखा था। और उनके समय में उनका राज्य काफ़ी अच्छे से चल रहा था और वो एक धन संपदा वाला राज्य था, काफ़ी पॉपुलैरिटी थी। ये बहुत ही पॉपुलर राजा रहे हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें इस चीज़ का बड़ा शौक था कि वो अपने दरबार में बहुत सारे कवि को, लेखक को, विद्वान लोगों को जगह दिया करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे, है ना। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स। उन्हें फाइन आर्ट्स, कला से भी प्रेम था। जो लोग पेंटिंग वगैरह बनाया करते हैं, कलाकार होते हैं, उससे भी बड़ा प्रेम था। एक बार उन्होंने एक आर्टिस्ट के बारे में सुना जिसका नाम था राजा वर्मा। तो उन्होंने ऐसा किया कि राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो। पोर्ट्रेट समझते हो ना आप लोग? पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी की भी तस्वीर बनाना। आमतौर पर क्लोजअप कंसीडर करते हैं इसके लिए। लोग अपने फ़ोटो खींच करके या कलाकार के सामने में बैठ करके बोलते हैं कि मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो। तो कृष्णदेव राय ने राजा वर्मा से ऐसा ही कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. तो राजा वर्मा ने राजा की पेंटिंग, कृष्णदेव राय राजा की पेंटिंग इतनी अच्छी बनाई थी, उनका पोर्ट्रेट बहुत ही बढ़िया बनाया और राजा इसको देख करके बहुत खुश हो गए। और उस पोर्ट्रेट को देख करके ऐसा लगता था कि वो पोर्ट्रेट नहीं है, वो तस्वीर नहीं है, सचमुच का राजा ही उस फ्रेम के अंदर में दिख रहा है।
इतना लाइवली पिक्चर था वो, इतना लाइवली पोर्ट्रेट बनाया था राज वर्मा ने। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राज वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराण्स ऑफ men and women and so on. He became well known for his skills. He became close and dear to the king. तो इस पोर्ट्रेट, इस पेंटिंग के अलावा भी राज वर्मा ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की पेंटिंग बनाई थी। वो जो अपने ग्रंथ होते हैं, पुराण होते हैं, उसमें जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, देवी देवता भगवान होते हैं, उनके भी काफ़ी सारे चित्र, काफ़ी सारे पेंटिंग इन्होंने बनाया था। और इन चीज़ों के लिए वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे और इसके साथ साथ में उनकी काफ़ी दोस्ती बढ़ रही थी राजा के साथ में। राजा के वो बहुत नज़दीक आता जा रहे थे, राजा के लिए वो बहुत प्रिय होते जा रहे थे। किस राजा के? कृष्णदेव राय के। और पेंटर का नाम क्या है? पेंटर का नाम है राजा वर्मा। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। व्हेन राज वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, द किंग on the spur of a generous impulse rewarded him with the chief ministership. तो जब राज वर्मा ने इस तरीके से राजा की बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने पुराण वगैरह से, ग्रंथों से, देवी देवताओं और बहुत सारे कैरेक्टर्स की बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, तो इन सब चीज़ों से राजा बहुत खुश हो रहा था। और एक बार जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, राजा महाराजाओं के साथ में ऐसा होता है कि कभी कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा इनाम भी देते हैं उन लोगों को जिनके ऊपर में वो खुश होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि कृष्णदेव राय एक बार बहुत ज़्यादा खुश हो गए उसके काम से, तो उन्होंने उसे बुलाया और पूछा कि व्हाट ही वांटेड, उसे क्या चाहिए। लेकिन राजा वर्मा ने कुछ भी नहीं कहा। तो भी राजा के मन में आ रहा था कि नहीं नहीं, मेरी तो मन में इच्छा हो रही है कि कुछ न कुछ तो इस अच्छे आदमी को, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट को देना ही चाहिए। तो उन्होंने, उनके मन में एक ऐसा इम्पल्स हुआ, ऐसी भावना जगी और उन्होंने एक झटके में उसे एक बहुत बड़ा इनाम दे दिया। और सोचो क्या इनाम दिया होगा? उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टरशिप का पोस्ट ऑफर किया। उन्होंने उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो है ना बहुत बड़ा रिवार्ड। राजा को थोड़ा सा सोच समझ करके फैसला करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टरशिप सचमुच बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना। आगे देखते हैं। Though Rajvarma was a good man and a brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. तो हो गया ना कांड। यही चीज़ मैं कहना चाहता था कि राजा के मन में आया और वो उन्होंने बहुत खुश होकर के एक बहुत बड़ा इनाम दे दिया। और इनाम तो दिया ठीक है, लेकिन उन्होंने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री के पास में राज्य की जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए, राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, जनता की जानकारी होनी चाहिए और जनता के ऊपर शासन कैसे चलाया जाता है, व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, इसका भी अनुभव होना चाहिए। और ये चीज़ें राज वर्मा के अंदर में नहीं थी। उसे तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हालांकि वो एक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन उसे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या हुआ? वही हुआ जो होना था कि अगर एक ऐसा आदमी जिसके पास में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का एक्सपीरियंस नहीं होगा और अगर उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसा हुआ कि उसकी वजह से राज्य में हर जगह पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर के भी काफ़ी शिकायत हुई, काफ़ी कंप्लेन हुआ और लोगों को दिक्कतें होने लगीं। सरकार में जगह जगह जो व्यवस्था थी, राजकाज जो था वो गड़बड़ होने लगा, लोग शिकायत करने लगे, व्यापार की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, परिवहन की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ की, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था थी, ये सारी की सारी व्यवस्था दिक्कत हो गई क्योंकि राज वर्मा को प्रधानमंत्री बना दिया गया और उसके पास में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। So the people were unhappy about his administration. They did not dare complain to the king because the king was very fond of him. अब लोगों को इस चीज़ से दिक्कत तो थी कि भाई राजकाज सारी व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, लेकिन वो राजा से इस चीज़ की शिकायत नहीं कर सकते थे बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम।
तो राजा को कौन बहुत पसंद था? राजा को राजवर्मा, उनका प्रधानमंत्री बहुत पसंद था। और उन्होंने उसे प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था, है ना। लेकिन लोगों की मजबूरी थी कि वो कंप्लेन नहीं कर सकते थे। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। सो द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रामन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर वर्ड है इनेप्ट, INEPT। इसका मतलब होता है कि कम अनुभव वाला आदमी, कम जानकारी वाला आदमी। तो जब राजकाज में इस तरीके की दिक्कत आने लगी तो राजकाज संभालने के लिए जो और भी प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, सेनापति होते हैं, सामंत होते हैं, या गांव समाज में, शहरों में जो प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई इस समस्या का निदान कैसे हो और कैसे इसका हल निकाला जाए। सो दैट से इसीलिए वो लोग तेनालीराम से जा कर के मिले। आप लोगों ने तेनालीराम का नाम सुना है या नहीं? तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत चतुर व्यक्ति थे, और उनकी बुद्धिमानी के भी बड़े चर्चे थे। और वो भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे, और राजा कृष्णदेव राय उनका भी बहुत ज़्यादा आदर करते थे, उनकी भी बातें, उनसे भी सलाह लिया करते थे। तो कृष्णदेव राय के राज में जो भी बड़े लोग थे वो सब के सब लोग जाकर के तेनालीराम से मिले कि कैसे इस समस्या का हल हो और कैसे इस प्रधानमंत्री से छुटकारा मिले, जो पेंटर तो अच्छा है, आदमी तो अच्छा है, लेकिन जिसे प्रशासन का अनुभव नहीं है। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the ministership। तो तेनालीराम ने थोड़ा सोच करके उन सारे बड़े लोगों को, जो लोग उनके पास मिलने आए थे इस समस्या के समाधान के लिए, उनसे कहा कि ठीक है, मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूँगा जिससे किसी को नुकसान न पहुँचे और उस आर्टिस्ट को मंत्री पद से भी हटा दिया जाए। मतलब सारी चीज़ें राजी खुशी से हो जाए, किसी को कोई हर्ट ना हो, राजा को भी बुरा ना लगे और आर्टिस्ट को भी बुरा ना लगे, ऐसा कुछ तरीका ढूंढने की बात कही तेनालीराम ने। तो देखते हैं कि तेनालीराम क्या करते हैं इसके बारे में। आफ्टर ए फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king। तो कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ कि तेनालीराम ने राजा को, रानी को और कुछ बड़े बड़े दरबारियों को अपने घर पर लंच के लिए, भोज के लिए बुलाया। और इस बीच में तेनालीराम ने क्या किया कि उसने एक बहुत ही अच्छे बढ़ई को, ए वेरी गुड कारपेंटर, उसको अपने पास बुला करके रखा हुआ था और उससे कहा था कि भाई ये जो मैं भोज, ये जो दावत मैं देने जा रहा हूँ राजा को, इसके लिए सारे के सारे जो डिश हैं, रेसिपीज हैं, जो खाने की चीज़ें हैं दावत की, वो तुम्हें बनानी है। आप लोग ध्यान से सुनना कि इसमें क्या होने जा रहा है। सो द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच and at Tenali Raman's order, the carpenter began serving them. As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again। एक ड्रामा हो गया। तो जैसे ही राजा और उनके साथ में बाकी सारे लोग आए, दरबारी आए, रानी भी आई, और ये सब के सब लोग तेनालीराम के यहाँ पर लंच के लिए बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि तेनालीराम ने जिस कारपेंटर को, जिस बढ़ई को अपने यहाँ कुक का काम दे करके रखा था, उसने खाना बना करके इन सब लोगों के सामने में परोसना शुरू किया। और जैसे ही इन सारे लोगों ने अपने खाने की थाली में से फर्स्ट मोर्सेल, पहला कौर अपने मुंह में रखा, ये सब के सब बार बार पानी पानी मांगने लगे। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि खाने की चीज़ में मिर्ची ज़्यादा रही होगी या ऐसा ही कुछ अटपटा रहा होगा खाना, तभी तो लोग बार बार पानी मांगते हैं ना। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot। He was angry। तो इस तरह से थोड़ा सा खाना टेस्ट करने के बाद में राजा को पता चला कि अरे ये तो खाना बड़ी बुरी तरीके से पकाया गया है और ये इतना गर्म है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सो ही गॉट एंग्री, ही वॉज वेरी एंग्री। राजा बहुत नाराज हो गया, राजा बहुत गुस्से में था।
Raman, who has cooked this food? Do you want all to suffer and die by eating this horrible food? तो राजा ने गुस्से में तेनालीराम से कहा कि ये खाना किसने बनाया है? क्या तुम चाहते हो कि हम सारे के सारे लोग ये खाना खा करके मर जाएं और इतना बुरा खाना खा करके परेशान हो जाएं? In his usual humble way, तेनाली रामन said, I beg your majesty's forgiveness. तो जैसा कि पहले भी कई सारी कहानियों में हो चुका है और तेनालीराम की बहुत सारी कहानियाँ आप लोग ढूंढ करके पढ़ भी सकते हो। मैं इसका लिंक कुछ शेयर भी करने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि तेनालीरामन और राजा का इस तरह का चलता रहता था। कई बार वो दोनों एक दूसरे को अपनी बुद्धिमत्ता से जताने की कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। कई बार राजा भी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उनके साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। तो यहाँ पर तेनालीराम ने पहले की तरह से ही हाथ जोड़ करके राजा से कहा कि आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, कि हे महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। देन ही सोड कारपेंटर टू द किंग, और फिर उसके बाद उन्होंने उस बढ़ई को राजा के सामने में रखा और क्या कहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सेलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट। तो तेनालीराम ने बढ़ई को राजा के सामने में बुला करके क्या कहा, उसने कहा कि मैंने इतना बढ़िया कारपेंटर आज तक की ज़िंदगी में नहीं देखा और इसीलिए मैंने उसे अपने यहाँ बुला करके कुकिंग के काम पर, शेफ़ के काम पर लगा दिया और इसी ने आज आप सब लोगों के दावत के लिए लंच बनाया है। तो आप सब लोग समझ रहे हो ना, ध्यान दे रहे हो ना, कि तेनालीराम ने शहर के या राज्य के सबसे अच्छे कारपेंटर को अपने यहाँ किस काम के लिए रखा? कुक के काम के लिए रखा, खाना बनाने के लिए रखा। बढ़ई को खाना बनाने के लिए काम के रखा। गौर करने की बात है ये। The king began laughing loudly. Have you lost all sense? The king began laughing loudly, और उसके बाद वो कहते हैं कि Have you lost all sense, Raman? A good carpenter should be employed to work on wood, but not on food. How did you get this funny idea? उसके बाद राजा तेनालीराम की इस जवाब को सुनकर के जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा तेनालीराम से कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम्हारी बुद्धि खो गई है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि उसके आगे भी उन्होंने कहा कि भाई एक बढ़िया बढ़ई जो है उसको तो लकड़ी के काम के लगाना चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए लगाना चाहिए, लकड़ियों की सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने के लिए लगाना चाहिए। इसके बजाय तुमने उसे खाना बनाने के काम के लिए लगा दिया। और तुम्हारे दिमाग में इतना फ़नी आइडिया आया कैसे कि एक अच्छे से बढ़ई से मैं खाना बनवाने का काम कराऊंगा और वो अच्छा खाना बनाएगा? यही सोच करके राजा जोर जोर से हंसने लगे। अब तेनालीराम की बारी है। तेनालीराम आस्क्ड द किंग, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक? इसीलिए इस कहानी का नाम है मेजर फॉर मेजर। तो जैसे राजा ने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या कि तुमने एक बढ़ई को खाना बनाने के काम पर लगा दिया बजाय फर्नीचर बनाने के काम के? तो तेनालीराम ने पलट करके कहा कि मेरे मालिक, कि जैसे एक आर्टिस्ट को, एक पेंटर को चीफ मिनिस्टर के काम पर रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं एक बढ़ई को कुक बनाया जा सकता है? हो गई ना बात। So the king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Raj Verma the chief minister. तो इस तरीके से राजा को तुरंत समझ में आ गया कि तेनालीराम ने एक कारपेंटर को कुक के काम के लिए इसीलिए रखा है ताकि वो राजा को उसकी गलती का एहसास करा सके, कि कैसे राजा ने राज वर्मा को, जो कि एक बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के काम पर लगा दिया है। द किंग वॉज सेव फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राज वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, बिकॉज व्हेन राज वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। अब आगे ये हुआ कि राजा को मतलब इस अप्रिय स्थिति से, इस शर्मिंदगी से बचने का मौका इस तरीके से मिल गया कि जैसे ही राज वर्मा ने इन सारी घटना के बारे में सुना कि ऐसे ऐसे तेनालीराम के घर पर हुआ है उसकी दावत में,
और वहाँ पर राजा भी थे और इस तरीके की बातें हुई हैं, तो राज वर्मा ने खुद ही रिजाइन कर दिया और राजा कृष्णदेव राय को उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राज वर्मा ने इन सारी बातों को सुनकर के खुद ही रिजाइन कर दिया। लेटर राज वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और आगे चल कर के राज वर्मा, उस पेंटर ने तेनालीराम से कहा भी और शायद उसे धन्यवाद भी दिया होगा कि वो एक आर्टिस्ट के तौर पर ही ज़्यादा खुश है। और ये सही भी है कि आर्टिस्ट को आर्ट का काम करने देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर का काम करने देना चाहिए, कारपेंटर को कारपेंटरी का काम करने देना चाहिए और कुक को कुक का काम करने देना चाहिए। एक और भी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हाँ, इंग्लिश में भी कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये भी इसी से रिलेटेड है कि हर व्यक्ति किसी एक चीज़ में ही मास्टरी कर सकता है, वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ एक बार हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ग्लॉसरी के टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज, इसका मतलब है सपोर्ट, संरक्षण। ब्रिलियंट, आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। पोर्ट्रेट, ये भी मैंने बताया है। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है वेरी ग्रैंड, स्प्लेंडिड। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, नोटिसेबल, ये एडजेक्टिव है। ओवरवेल्म्ड, तो ओवरकम विद द फीलिंग, तो ऐसा है ना कि राजा ने अभिभूत हो करके, ओवरवेल्म हो करके उस पेंटर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। इम्पल्स, सडन विश टू डू समथिंग। स्पर ऑफ ए जेनरस इम्पल्स, तो राजा के मन में ऐसा कुछ हुआ था ना कि उनके अंदर में ये इतनी तीव्र भावना जागी कि मुझे कुछ न कुछ बड़ा इनाम देना चाहिए, कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही पेंटर को प्रधानमंत्री बना दिया। रिवार्ड, दैट इज नाउन, प्राइज। थ्रोन इनटू डिजॉर्डर, तो इसका मतलब होता है चीज़ों का अस्त व्यस्त हो जाना, मेसअप हो जाना। हेस्टी डिसीजन, दैट इज डिसीजन टेकन इन ए हरी, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। एश्योर, इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना। अफेयर, वर्क रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, आपको याद है मिनिस्टर ऑफ करेंट अफेयर्स, ऐसा होता है ना एक पोस्ट होता है। इनेप्ट, तो ये मैंने बताया था कि अनएक्सपीरियंस्ड, अनफिट। अनएक्सपीरियंस नहीं होगा, इनएक्सपीरियंस, ये ज़्यादा सही वर्ड है। फर्स्ट मॉर्सेल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड पुट इन द माउथ फॉर ईटिंग, तो पहला कौर, खाने का पहला कौर। हॉरिबल, वंस अगेन इट इज एडजेक्टिव फॉर अनप्लीजेंट एंड ड्रेडफुल थिंग्स। फॉरगिवनेस, तो किसी को माफ़ कर देना, क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंग। एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्ड सिचुएशन, अप्रिय स्थिति, शर्मिंदगी वाली सिचुएशन। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है पोलाइट, ये भी एडजेक्टिव है। ऑकवर्ड, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, काफ़ी अशोभनीय बात, अप्रिय बात, शर्मिंदगी वाली बात, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपना सिर झुका लेते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आगे चल कर के इसका हम लोग एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखेंगे, जिसमें मैं इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। अगर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे चैनल का नाम याद रखिएगा, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर के साथ में जल्दी ही फिर मिलते हैं। टेक केयर।